Hello friends. So today we are going to start a brand new chapter that is called chemical bonding. और यहाँ पर मैंने थियरी आपको पहले से ही दे दी हुई है, तो हमारा टाइम जो है उसके अंदर कम यूटिलाइज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप पूरा 12th पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे, हर एक जगह पर बॉन्ड तो आएगा ही, बराबर, क्योंकि केमिस्ट्री है, बॉन्ड तो मिलेगा, बट इट इज नॉट जेम्स बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रिशन। तो लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स विल बी देयर कमिंग सून, बराबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नया चैप्टर, जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बराबर। तो सबसे पहली बात, आपने फर्स्ट चैप्टर में तो पढ़ा ही है कि भाई मॉलिक्यूल यानी क्या, एटम यानी क्या, मॉलिक्यूल यानी क्या, नंबर ऑफ एटम्स क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या, ये सब आपने ढूंढा भी होगा वहां पर। एवोगैड्रो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी आती है कि भाई मॉलिक्यूल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लो कि हाइड्रोजन है तो 2 H एटम है, क्लोरीन है तो Cl2 फॉर्मूला है, फास्फोरस है तो P4 है, सल्फर है तो S8 है। इसके अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर मैं फॉन्ट छोटे से लग रहे हैं तो इसकी एक फोटो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, जिससे आप थियरी अच्छे से कर पाओ। तो क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्टिंग टुगेदर एज अ वन स्पीसीज, बराबर, वो साथ में मिलकर एक स्पीसीज बना रहे हैं, एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बराबर है। जैसे कि हाइड्रोजन अलग हुआ, Cl2 अलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो उसके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो तो डिफरेंट ही होगी। हाँ, अगर सिमिलर एलिमेंट हुआ तो सारे एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है। डाल्टन्स में आपने पढ़ा था, डाल्टन थ्योरी में। तो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। Here we have some examples, that is all about the hydrogen, oxygen, P4, H2O, like that. तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल में जो है और भी आप लिख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स बाद में एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, बराबर। दूसरी बात है हमारे पास कि बॉन्ड। अब देखो, बॉन्ड यानी कोई एक ब्रिज नहीं है कि भाई तूने मेरा हाथ पकड़ लिया चलो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, बराबर। ये कोई एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या रहता है, इमोशनल बॉन्ड्स जनरली डेवलप हो जाते हैं, बराबर। और वो फिर आगे भी बढ़ते नहीं भी बढ़ पाते हैं, बराबर है। इमोशनल बॉन्डिंग की बात है, ज्यादातर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड यानी क्या? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, बराबर, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसकी वजह से आया होगा? तो किसी ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए होंगे, तो उनके बीच में क्या आ गया? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द एटम्स, force of attraction existing between the atoms which holds the atoms, ions और molecule। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एटम्स के बीच में ही हो, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, वो कैटायन और एनायन के बीच में भी हो सकता है, बराबर है। वो एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्ड इज एट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स। किस किस को होल्ड करके रख सकता है? हाँ, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें बेटा, तो बाप बेटे के बीच में भी रहता है, माँ और बेटे के बीच में भी रहता है, ब्रदर सिस्टर का बॉन्डिंग होता है। तो विच होल्ड द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसिस। केमिकल बॉन्ड इज जस्ट एट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन वो एक दूसरे को जकड़ के रखेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्ड। क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड कब बनते हैं? तो मैंने एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। याद रखना, ये आगे आएगा थ्योरी में। जहां पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डोमिनेंट पावर है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का कंपैरिजन में फोर्स ऑफ रिपल्सन, बराबर है। अगर एटम्स कंबाइन होने जा रहे हैं तो वहां पर प्यार भी होगी और नफरत भी होगी, बराबर। जैसे हमारी लाइफ में भी रहता है, प्यार भी रहता है, कई बार हेट भी करते लोग एक दूसरे को। हेट करते तो इतना हेट करते कि चल व्हाट, बराबर, ऐसा। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन से भी ज्यादा हो।
तो देखो दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, बराबर है। इंटरेक्टिव फोर्स कहते हैं जनरली, तो एक न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एक न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को भी, दूसरे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, यानी एक एटम और उसका इलेक्ट्रॉन, वही एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, ऐसी ही कुछ बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, बाद में आएगा तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो क्या होगा कि जब ऐसा होता है तो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है तो स्टेबल होता है कंपाउंड, और स्टेबल जब होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लोअर द एनर्जी स्टेबिलिटी विल बी हायर। एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बराबर। अगर आपने देखा हो कि कोई अगर इंसान, बराबर, आप स्टेबल कब रह पाते हो, जब आप एनर्जी जो है मान लो कि स्टेबल यानी समाधि की स्थिति आ जाती है, इसके बाद मोक्ष ही मोक्ष है, बराबर है, और तो कुछ है नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, वो ऐसी वैसी बातों में एनर्जी डाइवर्ट ही नहीं करता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। कोई अगर आपको बोले कि जेडब्ल्यू में इतने मार्क्स आ जाएंगे, नीट में इतने आ जाएंगे और आप डॉक्टर बनोगे, ये सब बात की बात है। आज की सोचो भाई, आज तूने किया क्या, आज के दिन में अगर आपने टाइम वेस्ट किया है तो वो कुछ भी आगे जाकर होने वाला नहीं है। और हमेशा प्लानिंग बनाओ तो डे टू डे प्लानिंग बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर बैठ जाते हैं, बराबर है। ज्योतिषी को दिखाते हैं भाई ये बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा भाई, कुछ भी नहीं बनेगा वो, बराबर है। अगर इंसान खुद न चाहे तो कुछ भी नहीं बन सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको वो बनने से रोक पाए, बराबर है। चलो, तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ लोअर एनर्जी की। तो वो स्टेबल जो इंसान होगा, आप एकदम आराम से ही बैठे होंगे, आप अपने जो नरेंद्र मोदी सर हैं उनको ही ऑब्जर्व करो, कितना भी हो रहा है, कोरोना आ गया, वहां से चीन अटैक करने की बात कर रहा है, इधर पाकिस्तान परेशान कर रहा है, आराम से सबको हैंडल कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड अगर इंसान में होता है तो बहुत ही आराम से सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो लोअर एनर्जी होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हुआ, कितना भी करो मिलेंगे नहीं भाई, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, वहां पर बॉन्ड बनते ही नहीं है। अगर हेटिंग ज्यादा है, बराबर है, और अट्रैक्शन कम है, तो ये तो इस केमिस्ट्री भी वही कहती है ना, केमिस्ट्री वही कहेगी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर ज्यादा है तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसलिए इस चैप्टर में आपके दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि भाई क्या पढ़ना चालू कर दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या मानते हो कि भाई चलो आपने बोला सर कि भाई हाइड्रोजन बनाता है H2 मॉलिक्यूल, तो उसने H3 क्यों नहीं बनाया? वाई डू एटम्स कंबाइन? भाई एटम्स कंबाइन होने की जरूरत ही क्या है, नहीं होना है कंबाइन, बराबर है। हाइड्रोजन जो मिलता है डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, तो वहां पर फॉस्फोरस टेट्राटोमिक में मिल रहा है, 4 एटम्स होते हैं। सल्फर की बात करो तो सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में मिलेगा, S8 के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसा क्या, एक 2 में मिल रहा है, एक 4 में मिल रहा है, एक 8 में मिल रहा है, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सुनो, तभी तो आपको मजा आएगा कि क्या पढ़ना है। अगर क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में नहीं होते तो क्या पढ़ना है वो तो पता ही नहीं रहता है। सबसे पहली बात कि भाई व्हाई डू एटम्स कंबाइन, चलो ठीक है, उसका अगर आंसर किसी ने दे भी दिया, आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू ऑब्टेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। स्टेबल लाइफ किसको नहीं चाहिए? आपको पढ़ लिख के करना क्या है, बराबर। एक स्टेबल लाइफ, मजेदार, मानो कि 1-2 लाख तनख्वाह हो, महीने की मस्त मकान हो, बराबर, मस्त फैमिली हो, तो स्टेबिलिटी तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है? तो एटम्स भी वैसे ही चाहते हैं। एटम्स कैसा चाहेंगे कि भाई एटम्स जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं, बराबर है। तो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए जनरली आपने सीखा होगा कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि भाई हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ये सबके सब स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, बराबर है। वो जल्दी से किसी को अपने मुंह नहीं लगाते हैं, बराबर। कोई भी बॉन्ड बनाना है, चला आया मान लो नियॉन के साथ, चल भाई बॉन्ड बना, चल व्हाट, बोले नहीं बनाना है बॉन्ड, क्यों? बोले मैं स्टेबल हूँ, बराबर है। उसके पास
पैसा है, गाड़ी है, बराबर है। तो वो बोला मेरे पास माँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर पैसा, गाड़ी, माँ कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। एक हीलियम अकेला है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है फिर भी बंदा स्टेबल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई दे कंबाइन इन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। हाइड्रोजन 2 ही क्यों कंबाइन होते हैं, 3 क्यों नहीं होते? H2 बनाता है, H3 नहीं बनाता है। हीलियम अकेला होता है, He2 नहीं बनाता है। जब हाइड्रोजन 2 एटम कंबाइन होकर H2 बना सकते तो He2 क्यों नहीं बन सकता है? तो यही सारे जो क्वेश्चंस है, बराबर, जो क्वेश्चनरी है उसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबके अंदर एक ही बात घूम रही है, व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, बराबर है। व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पॉसेस डेफिनेट शेप, बराबर। जैसे कि मान लो कि CO2 है, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि CO2 और H2O, तो ये दोनों के अंदर 3-3 एटम है, तो क्या इन दोनों के शेप एक जैसे नहीं हो सकते? नहीं है, लेकिन नहीं है क्यों? तो CO2 लीनियर है, H2 बेचारा बैंड शेप है, ऐसा होता है H2O का स्ट्रक्चर, CO2 का ऐसा होता है। तो ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए कौन कौन सी थियरी आएगी? तो सबसे पहले आप पढ़ोगे काला, बाला नहीं काला, कॉसेल एंड लुइस अप्रोच, क्या कहते हैं? कॉसेल एंड लुइस अप्रोच। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग VSEPR, वेस्को थियरी, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्सन थियरी, यो। नेक्स्ट है हमारे पास VBT, जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। नेक्स्ट है हमारे पास MOT, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम। तो ये 4 जो थियरी है ना, वो पढ़ते पढ़ते तो आधा चैप्टर हो जाएगा, लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन मजेदार थियरी है, मजा आएगा। क्ला जो है काला काला, कॉसेल लुइस अप्रोच, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, बराबर। बहुत लोगों ने ट्राई किया, भाई देख देख बॉन्ड ऐसे बनता है, कोई बोल रहा था बॉन्ड ऐसे बनता है, बट इन 1916 सबसे पहले कॉसेल एंड लुइस ने अप्रोच जो दिया बहुत सक्सेसफुल, सीधा, कि जैसे कॉसेल एंड लुइस ने जैसे उसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए ना कि भाई आपको पता चले हाँ ऐसा हो सकता, लॉजिकल, बराबर। ऐसा भी नहीं कोई भी उटपटांग बातें करके चला जाए और आप जो है वो कंडीशन हाँ ऐसा नहीं होता है। कॉसेल एंड लुइस ने, देखो यहाँ लिखा भी है, नंबर ऑफ एटम्स विल बी देयर, बट इन 1916 कॉसेल एंड लुइस इंडिपेंडेंटली, खुद ही इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प से, गिव सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। हालांकि कॉसेल और लुइस दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों का जो है रुचि, इंटरेस्ट अलग अलग था। कॉसेल जो था वो बंदा थोड़ा सा ऐसा था कि जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट था, तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट यानी क्या कि उसका जो नॉलेज था वो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा था। तो सामने लुइस था, वो ऑर्गेनिक का बंदा था, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर सकता था। तो दोनों का मिलाप हो गया और दोनों ने दिया कंसेप्ट, और वो भी लोगों को पसंद आया, बहुत ट्रेंडिंग में चला गया एकदम। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम के बेसिस पे उन्होंने दिया, यानी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। तो ये ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी है क्या, बराबर। तो आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये ऊपर वाला कंसेप्ट जो है मैं हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ काम। चलो ये भी हटा देता हूं। यहाँ अपनी थियरी यहां से ही स्टार्ट हो रही है, और ये सारे पॉइंट्स के नीचे या इसके साथ आप ये पॉइंट्स रिलेट करेंगे बेटा, बराबर। तो जरा ध्यान दीजिए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एटम में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी जो थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट आया वो कौन सा आया? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, जिसको कहा जाता है कि भाई मान लो कि कोई कंपाउंड है NaCl। NaCl में सोडियम कौन सा है? तो बोले अल्काइल मेटल। क्लोरीन कौन सा है? ग्रुप नंबर 17। अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा हमने, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर।
अल्कली एलिमेंट जो थी, अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 s ब्लॉक, तो कौन सी कंफिगरेशन, वैलेंस शेल की हो NS1। और अगर हम लोग हेलोजन की बात करें तो NH2NP5 बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हेलोजन। द एलिमेंट्स एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कौन, अल्कली एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम इनर्ट गैसेस, यानी क्या कि भाई अल्कली जो होते हैं, अल्कली, कौन सी कली, अल्कली, अल्कली की कंफिगरेशन कौन सी होती है, NS1। हेलोजन जो होते हैं उसकी कंफिगरेशन कौन सी होगी, NH2NP5। तो दोनों डिफर करते हैं ना भाई, ये कोई थोड़ी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब यानी ये NH2NP6 थोड़ी है, यानी ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन नहीं है, उसके पास वो नहीं है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है कि डिफर फ्रॉम इनर्ट गैस। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अल्कली मेटल्स हो या फिर हेलोजन एलिमेंट्स हो, बराबर है, दे आर डिफर फ्रॉम नॉर्मल गैसेस, बराबर, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि हेलोजन एलिमेंट्स रिसीव वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन, while alkali elements lose one electron and become positively charged। तो आप देखेंगे, चलो सोडियम है, सोडियम की कंफिगरेशन कौन सी होती है, 281। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी हो बेचारे को, एक इलेक्ट्रॉन लुढ़काना पड़ेगा इसको, तो क्या बनेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गायब, यानी कि अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता क्यों है बंदा, क्यों करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, स्टेबल होना है, ऑक्टेट कंप्लीट करनी थी ना, तो उसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कोई ना कोई भिखारी वहां पर आ जाएगा, Cl है जिसका कंफिगरेशन है 287, उसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बना दिया Cl-, तो उसका भी क्या होगा 288, यानी उसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, वहां पर कितने हो जाएंगे, 8। ओके, तो बेसिकली हेलोजन एलिमेंट्स गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन एंड अल्कली एलिमेंट्स लूजेस द 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वहां पर उनको क्या करना होता है, वहां पर उनको अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन को गेन करना होता है। सो हेलोजन एलिमेंट रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन, बनाना नेगेटिवली चार्ज, एंड अल्कली एलिमेंट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होना चालू हो जाता है, बराबर, एक दूसरे की ओर वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बना था Na+, बराबर है, दिल बेचारा उसका किसके लिए दर्द रहा था, Cl- के लिए। ध्यान से देखिए, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म इन दिस वे अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस, वो हमने लिखा 28 एंड 288। तो वो क्या करता था कि जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने तो वो क्या, उन्हें थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म इन दिस वे अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ आता है तो हीलियम जैसा हो सकता है, एक्सेप्ट हीलियम जो है यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट, बराबर है। whose general electron configuration is NH2NP6। आप देखो यहाँ पर 2 and 8 यानी इट इज लाइक अ नियॉन, तो नियॉन की कंफिगरेशन यानी ऑक्टेट कंप्लीट। आप ये देखोगे तो इट इज लाइक अ आर्गॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गॉन, सो इन दैट केस आल्सो इट हैज ऑक्टेट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबल हो गए, बराबर। एंड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो स्टेबल हो गए, and in the crystal structure of ionic compound atoms और cations having low ionization। बहुत ही important point है ये आपको visible है। हाँ, अब ये visible है, ओके। इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर है बेटा इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड ही बनेगा ना Na+Cl-1। एटम्स और कैटायंस हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखिए, सोचो कि जहां पर Na की बात कर रहे थे बेटा, तो Na में क्या होगा कि सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। आप देखो, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि भाई
इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, इंक्रीज होती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कौन कौन से एटम्स या तो आयंस कंबाइन हो जाते हैं, कोई भी एटम्स आयंस कंबाइन नहीं होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, यानी हेलोजन जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो, यानी कि वैसे एटम्स और कैटायंस कहां पे मिले जाते हैं, एस ब्लॉक में जनरली। और जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम है वो तो वो हो गया, और दूसरा क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वो कहां पर मिलेंगे हमें, ग्रुप नंबर 17 में। तो एक Na अल्कली एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी और विद कंबाइंड विद एटम्स और एनायन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज अ रिजल्ट आईबी फॉर्म, आईबी का मतलब है आयनिक बॉन्ड। तो एक बात याद रखनी है आपको, इन दैट केस कि भाई लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो दोनों कंबाइन हो गए, Na प्लस Cl माइनस कंबाइंड विद वन अनदर, ये दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, एंड दे कंबाइन एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये स्टेबल बना, यानी कि इसकी एनर्जी कम होगी बराबर है। तो कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है जिसको हम लोग कहेंगे लेटेस्ट एंथैल्पी, इसी चैप्टर में आगे आएगा। सो द कैपेसिटी फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड बाय एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, यानी क्या, द कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड बाय एलिमेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट बाय द एलिमेंट। तो क्या होगा, देखो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस होने क्यों, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी माइनस होने क्यों, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से ये बना देते हैं NaCl कंपाउंड। And the bond formed by the electrostatic attraction force between the positive and negative ion is called electrovalent bond. The bond is formed between the positively charged and negatively charged ion. इन दोनों के बीच में जो force of attraction है, जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसी को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस थियरी की कुछ लिमिटेशंस भी है कि द अप्रोच इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन भी लिख सकते हैं, क्या लिमिटेशन भी लिख सकते हैं, विद दिस थियरी, दिस theory is not capable to explain large number of compound। बराबर, ये चीज है कि वो बहुत ज्यादा कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए काम में नहीं आ सकती है बराबर। तो ये चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर जो है ऑक्टेट रूल भी हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो इसके बाद जो है बेटा हम लोग वहाँ पर ऑक्टेट रूल भी मेंशन कर रहे हैं। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑक्टेट रूल भी आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। चलो अभी यहाँ पर जो है ऑक्टेट रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऑक्टेट रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स लिखो आप। ऑक्टेट रूल, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। चलो बताओ आगे क्या आएगा, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वो क्या करेंगे, कंबाइन विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू कंबाइन विथ ईच अदर
in order to complete their octet, या तो 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट देयर ऑक्टेट लिख सकते हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट टू अटेन द स्टेबल नियरेस्ट, कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू स्टेबल nearest inert gas electron configuration. So that is basically called octet rule. This is called octet rule. बराबर, the respective octet to attain, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देंगे आप, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. देखो ऑक्टेट रूल बहुत ही इजी है. एटम्स जो भी हो, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटम हो या तो डिफरेंट एलिमेंट हो, उनको करना क्या है, हाँ, ऑक्टेट रूल में करना क्या है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर. देन कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, in order to complete their respective octet to attain the stable nearest inert gas configuration. That is called octet rule. ये जनरली होता है और कई बार डुप्लेट भी होता है. जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की केस में डुप्लेट भी होता है. हाउ डू एटम्स कंबाइन, बराबर है. तो एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, बराबर है. कैसे कंबाइन होंगे भाई, बराबर, यानी मोड ऑफ कॉम्बिनेशन. बेसिकली ये थ्योरी कौन सी है, मोड ऑफ कॉम्बिनेशन, बराबर. मोड ऑफ कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे बताओ. तो एटम्स कंबाइन किस तरह से हो सकते हैं, तो सबसे पहले होगा यहाँ पर बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. लिखेंगे हम लोग by complete transfer of one or more electron from one atom to another, from one atom to another, बराबर. ये लिख सकते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. And bond is called, and bond form is called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. बराबर, बहुत ही सिंपल है. अभी जो हमने एग्जांपल देखा बेटा कि भाई एक तो वो कंप्लीट ट्रांसफर, सोडियम लूज कर रहा था, सामने क्लोरीन गेन कर रहा था. बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एंड प्रोसेस इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. And the chemical bond which is formed, that is called electrovalent bond, जिसका नाम ही ionic bond है. दूसरा है by sharing of electrons. दूसरा टाइटल आप लिख सकते हो, second title will be by sharing of electron. बराबर, by sharing of electron में वहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं. When the shared electrons are contributed by the two combining atoms, when the shared electrons, लिखेंगे when the shared electrons are contributed by combining two atoms, contributed by the two combining atoms. बराबर, when the shared electrons are contributed by, अगर वही दो एटम है जो और वो भी क्या, वो भी कैसे बेटा, इक्वली.
इक्वली, बराबर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है। चलो इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डुप्लेट इज कंप्लीट। हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना है, क्योंकि हीलियम भी नॉर्मल गैस ही है, बराबर। तो हाइड्रोजन अपने नजदीक नियरेस्ट नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हाइड्रोजन के केस में, तो वो है हीलियम वाली, तो वो एक गेन कर लेगा। और अगर क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दूसरा क्लोरीन भी यहाँ पर इस तरह से शेयरिंग करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से हो सकता है, when the shared electrons are contributed by the two combining atoms equally share करेंगे, and when these electrons are contributed, दूसरा वे है when these electrons are contributed, these electrons यानी pair of electrons, these electrons are contributed by the contributed entirely by one of the atom। अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, but shared by both। ये ऊपर वाला जो है सबसे पहला है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये वाले को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या, देखो, when these electrons are contributed entirely by one of the atom, बराबर है। कंट्रीब्यूटेड तो जो है एक ही करेगा, यानी कि डोनेट वन, बहुत ही सिंपल है, बोल तो डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ। इसको मैं लिख देता हूँ, डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ, डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ। तो ये याद रखना, डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जनरली ऐसा होगा जैसे कि नाइट्रोजन, एमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो मानो कि इसने डोनेट कर दिए दोनों, ध्यान से सुनना, बराबर है। तो डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ, शेयर दोनों करेंगे। ये जो बॉन्ड है जहां पर ऐसा एरो किया जाता है, डोनेट बाय वन शेयर बाय बोथ, इसलिए एरो कहां पर होता है, एरो डोनर टू एक्सेप्टर होता है, डोनर टू एक्सेप्टर। H+ तो भिखारी है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसको डोनेट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन को कोई कमी नहीं हो रही, वो नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, डोनेट बाय वन, लेकिन शेयर दोनों को करना है, बराबर है। तो सबसे पहली बात ऑक्टेट रूल, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हाउ डू एटम्स कंबाइन, तो या तो NaCl बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, चल भाई मैं भी एक दे रहा हूँ तो भी एक दे, अपन मिलके बोले पार्टनरशिप करते हैं। So in that case, when the shared electrons are contributed by the two combining atoms equally, and equally का मतलब एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, लेकिन अगर एक ही दे रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये इंट्रोडक्शन है, आगे डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक का कंटेंट है जो अच्छे से आप लिख कर लर्न कर लीजिए। देन वी मूव इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।